नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रकाश, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। स्नातक द्वितीय वर्ष में नवकर्मोन्नत सभी छात्राओं का सत्र 2020-21 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य, जिसमें रीतिकाल के प्रमुख कवियों को सम्मिलित किया गया है। इन कवियों को पढ़ने से पूर्व हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल की अंतःकाव्य धाराएं और रीतिकाल की प्रवृत्तियां। मेरे पूर्व वीडियो में रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल के अंतःकाव्य धाराएं, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला हमारा विषय होगा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। किसी भी काल की पहचान उसकी प्रवृत्तियों से होती है। भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल की समय रहा 1700 सम्मत से 1900 सम्मत, इस काल में विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी जो उस काल के रचना काल में मिलती हैं। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय परिवेश से हुई। दरबारी युग का प्रारंभ हुआ। साहित्य खुली हवा से निकल करके दरबारों में आबद्ध हुआ। इसलिए इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके काव्य रचनाएं की। रीति निरूपण के क्षेत्र में प्रखर कार्य किया। श्रृंगार वर्णन की अतिशयता मिलती है। अपने अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम का चित्रण बढ़ा चढ़ा करके हुआ है तथा नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो सामान्यतः संकुचित ही रहा है। इस दृष्टि से देखें तो इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वे निम्न हैं: रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, आलंकारिकता, दरबारी काव्य, भक्ति एवं नीति, प्रकृति चित्रण, नारी भावना, ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य रूप यानी कि मुक्त काव्य की प्रधानता और छंद योजना। इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त जो युग था उसे हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की प्रथम प्रवृत्ति रीति निरूपण यानी कि इसे हम कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों का निर्माण की प्रधानता, या कह सकते हैं रीति ग्रंथों के निर्माण की प्रमुखता। इस युग के कवि के साथ साथ आचार्य भी थे और उन्होंने रीति निरूपण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और इसे महत्व भी दिया। काव्यांग निरूपण या लक्षण ग्रंथों से आशय है कि वे ग्रंथ जिनमें काव्यांग विवेचन हुआ हो। और काव्यांग विवेचन की भी एक प्रणाली थी इस युग में कि किसी भी काव्य के एक अंग को लेकर के या अनेक अंगों को लेकर के पहले उनके लक्षण और उसके बाद उनके उदाहरण प्रस्तुत करना इस युग के रीतिकालीन ग्रंथों की पद्धति रही है, प्रणाली रही है। दो प्रकार के कवि या आचार्य इसमें रहे हैं, एक सर्वांग निरूपक, एक एकांग निरूपक। सर्वांग निरूपक आचार्यों ने एक साथ विभिन्न अंगों पर अपने लक्षण ग्रंथ लिखे और एकांग निरूपक कवियों ने किसी अंग विशेष पर अपनी रचनाएं की। दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता। युगीन काव्य की दूसरी जो प्रधान प्रवृत्ति थी वो श्रृंगार वर्णन थी। श्रृंगार का जो वर्णन है वो शास्त्रीय वंदनों से युक्त था, लेकिन यह श्रृंगार वर्णन विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। अतिशयता के कारण कहीं कहीं अश्लीलता का स्पर्श भी हो गया, लेकिन श्रृंगार के दोनों रूपों का सुंदर चित्रण इस युग में मिलता है, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वो वियोग श्रृंगार हो। अगली प्रवृत्ति है आलंकारिकता। अलंकार वैसे तो काव्य की कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन
रीतिकाल में अलंकार वर्णन को प्रधानता प्रदान की गई। युगीन कवियों ने अलंकारवादिता या अलंकारिक चित्रण को महत्व प्रदान किया। अलंकार चमत्कार प्रदर्शन रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय था, इसलिए युगीन काव्य में अलंकार वर्णन की प्रधानता मिलती है। अलंकारों के प्रति प्रबल मोह होने के कारण कवियों ने सप्रयास अलंकार प्रयोग किया है, जिससे कि काव्य का भाव पक्ष गौण हो गया और कला पक्ष प्रबल हो गया। यहां तक कह सकते हैं कि कवि केशवदास, जिन्हें रीतिकाल का प्रवृत्ति के आधार पर प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर ही नहीं माना। वे कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण स्वरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मिथ। अगली प्रवृत्ति दरबारी काव्य या सामंती जनजीवन का चित्रण या सामान्य जन की भावनाओं की उपेक्षा, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कहने को तो इसके 4 बिंदु हम बना सकते हैं, लेकिन इस दरबारी काव्य जो शीर्षक है उसके अंतर्गत इन सभी को हम रख सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल का जो काव्य था वो दरबारों में बैठ करके लिखा गया, और जब दरबारों में बैठ करके लिखा जाता जो काव्य है वो दरबारी काव्य कहलाता है। और ये निश्चित रूप से दरबारों में जब बैठकर लिखा गया है तो जिस दरबार में बैठे या जिस आश्रयदाता के यहाँ पर बैठ करके आपने काव्य लिखा है, जिसके आश्रय में आप रह रहे हो, उसकी प्रशंसा करना लाजमी है। इसलिए रीतिकाल के कवियों ने तत्कालीन आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम और महिमा का चित्रण बढ़ा चढ़ा करके किया है, और इसलिए इन कवियों के पास इतना समय नहीं था कि दरबार से निकल करके सामान्य जनजीवन, लोक संस्कृति के बारे में जाने और उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। इसलिए जन भावनाओं की उपेक्षा भी इस काव्य में देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति भक्ति एवं नीति का चित्रण। रीतिकाल के कवि श्रृंगार वर्णन में विश्वास करते थे, अलंकारवादिता के चित्रण में विश्वास करते थे, लेकिन कवियों ने समय समय पर अपनी भक्ति भावना का चित्रण भी किया है और अपने व्यवहारिक जीवन से अनुभव प्राप्त उन सूक्तियों के माध्यम से नीतिपरक चित्रण भी किया है। इसलिए रीतिकाल में भक्ति और नीति का चित्रण भी देखने को मिलता है, लेकिन भक्ति केवल नाम मात्र की, क्योंकि भक्ति काल में जो राधा और कृष्ण, जिसे हम देवी और देवता के रूप में स्वीकार करते थे, वो रीतिकाल में एक नायक और नायिका के रूप में अधिक चित्रित हुए हैं। लेकिन भक्ति का स्रोत पूरी तरह से सूखा नहीं था, कवि इतने अर्धहीन नहीं थे, इसलिए समय समय पर उन्होंने अपनी भक्ति भावना भी अभिव्यक्त की है। वहीं जीवन के व्यवहारिक अनुभव आधारित नीति के दोहे भी लिखे गए हैं, चाहे बिहारी का दोहा हो, चाहे कवि वृंद का हो, वो समाज सापेक्ष नैतिकता का संदेश हमें देता है। कवि वृंद की न्यून पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही, जानी प्रत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्र। प्रकृति चित्रण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रत्येक युग, प्रत्येक काव्य धारा में प्रमुखता से रहती है, क्योंकि प्रकृति चित्रण कवियों का प्रमुख विषय रहा है। युगीन काव्य में प्रकृति के तीनों रूपों का चित्रण हुआ है: आलंबन परक, उद्दीपन परक और आलंकारिक चित्रण, लेकिन प्रधानता उद्दीपन परक चित्रण की अधिक रही है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल में सेनापति का नाम
श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। उन्होंने बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। सुंदर प्रकृति चित्रण के बिंब उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति है नारी भावना, यानी कि नारी के प्रति रीतिकाल के कवियों का दृष्टिकोण कैसा रहा और उसके किस रूप का चित्रण इस काल में हुआ। और इस युग में हालांकि नारी चित्रण का केंद्र रही, लेकिन नारी के उदात्त रूप की बजाय उसके विलासी रूप का ही चित्रण अधिक हुआ है। कवियों ने नारी के नक्सिक चित्रण में अधिक रुचि दिखाई। उनके प्रति भोगपरक दृष्टिकोण था और सामान्यतः कह सकते हैं कि युगीन काव्य में नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण ही देखने को मिलता है। उसे भोग और विलास की प्रतिमूर्ति इस काव्य में माना गया है और उसके उसी रूप के चित्रण की अधिकता भी मिलती है। अगली प्रवृत्ति है ब्रजभाषा का प्रयोग। युगीन काव्य से पूर्व काव्य में, यानी कि भक्ति काल में, ब्रजभाषा एवं अवधि दोनों में ही काव्य रचनाएं होती थी, लेकिन रीति काल में केवल और केवल ब्रजभाषा में ही संपूर्ण साहित्य लिखा गया है। क्योंकि रीति काल तक आते आते ब्रजभाषा उस काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी जिसमें शब्द सौंदर्य, अनुप्रासिकता, मधुरता, पद लालित्य, सुकुमारता, कोमलता एवं काव्यचित विशेषताओं से युक्त होने के कारण इस काल की प्रमुख भाषा वो बनी है। अगला विषय है काव्य रूप, यानी कि काव्य के कौन से रूप की प्रमुखता इस काल में रही है। इस दृष्टि से देखें तो रीति काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही काव्य लिखे गए, लेकिन प्रमुखता मुक्तक काव्य की रही। प्रबंध नाम मात्र के लिखे गए और जो लिखे गए उनका भी साहित्य के क्षेत्र में अधिक महत्व नहीं है। इसके पीछे कारण ये रहा कि रीतिकालीन जो कवि दरबारों में बैठ करके लिखते थे, राजाओं की विलासी प्रवृत्ति का समन अपनी कविता के माध्यम से करते थे। अलंकार चित्रण और श्रृंगार चित्रण में अधिक रुचि दिखाते थे। उनके पास न तो इतना समय था, न इतनी गंभीरता थी कि किसी एक लंबे विषय पर वो प्रबंध काव्य लिख सके। इसलिए परिवेश को देखते हुए उन्होंने मुक्तक काव्य को ही चुना और उसी में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। इसलिए मुक्तक काव्य की प्रधानता इस युग में देखने को मिलती है। अंतिम प्रवृत्ति है छंद योजना, यानी कि कला पक्ष के अंतर्गत छंद भी काव्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। युगीन काव्य में छंद प्रयोग में विविधता देखने को मिलती है, लेकिन दोहा, कविता और सवैया इस काल के प्रमुख छंद हैं और इन छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा सोरठा, बरवे, छप्पय, रोला आदि छंदों का प्रयोग भी मिलता है। समग्र दृष्टि से हम कह सकते हैं कि युगीन छंद योजना भी सुंदर बन पड़ी है। इस प्रकार सभी उपयुक्त जो प्रवृत्तियां हमने जिन पे चर्चा की है वो समग्र रूप से संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। धन्यवाद।